नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में सिलिकोसिस से ग्रसित 3 मरीजों की मौत हो गई। ये मरीज लंबे समय से इस लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और मरने वाले घनश्याम खेड़ा ठाकुर गांव के रामलाल और नरेश सिंह निभेरा गांव के रहने वाले थे। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। खेड़ा ठाकुर और निभेरा गांव में करीब 70% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है। सिलिकोसिस का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये उचित सुरक्षा उपायों से रोकी जा सकती है। मजदूरों को काम करते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। अफसोस की बात है कि खनिज विभाग और संबंधित ठेकेदारों की लापरवाही के चलते मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करने को मजबूर हैं। पत्थर कटाई के दौरान निकलने वाली धूल सीधे फेफड़ों में जाकर जानलेवा साबित हो रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अविरल सिंह ने बताया कि साल 2018 से सिलिकोसिस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हुई थी। 2022 से अब तक 4,400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से 225 लोगों को सिलिकोसिस बीमारी घोषित हो चुकी है और अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खेड़ा ठाकुर और निभेरा गांव के लोग पहाड़ों पर मजदूरी करते हैं, जहां पत्थर का काम करते समय सिलिका जाने से ये बीमारी जन्म लेती है और इन गांवों के करीब 70% के आसपास लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। सरकार के द्वारा ये बीमारी घोषित होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उसके बाद मौत होने पर 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं, लेकिन खनन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण बिना मास्क और सुरक्षा उपकरण मजदूर सिलिकोसिस से जान गंवा रहे हैं। आज अपनी बात का विषय है सांसों पर भारी जानलेवा सिलिकोसिस बीमारी, जिस पर हम पैनल के साथ चर्चा करेंगे। तो सिलिकोसिस बीमारी से लोगों की लगातार जान जा रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है, इस पर क्या उपाय किया जा रहा है। हमारे साथ रघुवीर सिंह शेखावत जी हैं, पूर्व आईएफएस हैं। बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अतुष अलीपुरिया हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता है हमारे साथ, कम्युनिटी हेल्थ फिजिशियन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी भरतपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललितेश का रुख करते हुए अपडेट लेंगे कि अब तक सिलिकोसिस बीमारी के कितने मामले सामने आ चुके हैं, कितने मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और कैसे ये बीमारी फैलती जा रही है। पूरी जानकारी पहले ललितेश देंगे। बिल्कुल शिवानी, देखिए अगर भरतपुर जिले की बात की जाए, रोदावल है, रूपबास है, बयाना है, बैर है, भुसावर है, यहाँ अगर अब तक की बात की जाए तो करीब 2018 से लेकर के 2022 तक 4300 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनका चेकअप होता है। चेकअप के बाद में पता चलता है कि ये सिलिकोसिस के लक्षण हैं या नहीं है। अगर बात की जाए, अब तक करीब 650 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल की बात की जाए तो करीब 50 से अधिक लोग हैं, वो अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं, जो इलाज ले रहे हैं, यानी भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। अगर वैसे बात की जाए, इन गाँव में तो करीब हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत है बेहद खराब है, चारपाई पर लेटे हुए हैं और अब वो कोई काम नहीं कर सकते और शरीर है बिल्कुल काम करना बंद कर दिया गया है। बात की जाए खेड़ा ठाकुर गांव और निभेरा गांव में, तो यहाँ की अगर बात की जाए तो करीब 70% ऐसे घर हैं जहां सिलिकोसिस बीमारी से लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे जो खास बात यही है कि जो ये सिलिकोसिस बीमारी से जिनकी मौत हुई है, उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, 40 से 45 साल ही एक अंतिम उम्र होती है, उसके बाद में उनका निधन हो जाता है। कल शाम को 3 लोगों की मौत हुई थी। खेड़ा ठाकुर का एक व्यक्ति था घनश्याम, उसके बाद में निभेरा गांव के थे 2 व्यक्ति, रामपाल और नरेश, जिनका आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा था और दोनों की मौत हो गई। हालांकि सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है, जैसे ही सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण उनको मिल जाता है तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार देती है। निधन के बाद में 2 लाख रुपए और मिलते हैं और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए और दिए जाते हैं। उसके बाद में पालनहार योजना है, उसका लाभ पीड़ित परिवार को दिया जाता है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से ये बीमारी फैलती जा रही है, ये चिंता का विषय है। सबसे पहले
हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ डॉक्टर अतुष जी हैं। अतुष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिलिकोसिस बीमारी को लेकर अभी जागरूकता का अभाव है। काफी लोग इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, जो इसके लक्षण हैं, जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक बार जरा दर्शकों को इस बीमारी के बारे में बताइए कि अगर जो लक्षण उन्हें नजर आए तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि कोई लापरवाही बरते। जी नमस्कार शिवानी जी। मेनली जो हमें ध्यान रखना है, सिलिकोसिस इज अ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल से मतलब होता है जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उस पे बेस्ड होता है। तो अगर आपका स्टोन इंडस्ट्री से या सिरेमिक इंडस्ट्री से या फिर जब ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग ऐसा कोई आपका काम आप कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आपको सिलिकोसिस होने का चांस रहता है। और इसमें हमारे देश में दिक्कत यह है कि कोई इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोई प्रिवेंट करने के लिए सरकारी या कोई भी मशीनरी इस पे ध्यान नहीं देती है। तो इसी वजह से दिक्कत आती है। सिम्टम्स इसके यही होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कुछ महीनों से सालों से क्वारीज में, उनको शुरुआत में थोड़ी खांसी शुरू होगी, हल्की सी सांस में दिक्कत शुरू होगी, थकान महसूस होगी, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे उसमें आप जैसे देखोगे, आप उनको वेट लॉस होगा, खांसी बढ़ती जाएगी और सांस में काफी ज्यादा होगी। और बाद में जब तक ये आते हैं हॉस्पिटल में हमारे पास, कईयों को ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑक्सीजन हमेशा ही लगती है और सांस में दवाइयां वगैरह देके उससे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, बट इसका कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देख के जैसे ही उनको लगे कि हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं और जितने भी कारीगर हैं, जितने भी ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें इस चीज को बचाना है। इसको अभी बार इफेक्ट हो गए तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस चीज का देख के हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता भी हैं। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिन इलाकों में अभी जागरूकता का अभाव है इस बीमारी की वजह से, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सिलिकोसिस का जो खतरा है वो किन जगहों पर ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो लोग हैं क्या हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर अभाव लोग अपने बचाव में कर रहे हैं कि इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस ये कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। तो मुख्य बात यह है कि देखिए, ये जो रोग है, ये रोग का जैसा ये पूर्व वक्ता है उन्होंने बताया कि ये व्यवसाय से संबंधित रोग है। और इस व्यवसाय में जो हमारे राज्य के और जहां पर भी ये रोग हो रहा है, वहां जो सबसे निर्धन वर्ग है वही इससे सबसे ज्यादा ग्रसित होता है। क्योंकि ये जो रोग है, ये सिलिका डस्ट जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है, और उस फेफड़ों में जाने से हमारे फेफड़े हैं वो, उनके अंदर ये डस्ट भर जाने से जो फेफड़े का काम है वो काम होना धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें मुख्य बात है। और ये बात उन्हीं के होती है जो माइंस में काम करते हैं, क्वार्ट्ज से काम करते हैं, क्वार्ट्ज रिलेटेड काम करते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं जिनमें छोटे छोटे कण पत्थर के या रेत के हमारे फेफड़े के अंदर जाने की संभावना हो। अब इस रोग को रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस रोग को रोका नहीं जा, बड़े आसानी से इसको रोका जा सकता है। एक तो ये है कि एक अच्छी क्वालिटी का मास्क वो लगाएं, और जो ड्रिलिंग का काम करते हैं तो वो ड्रिलिंग अगर वेट ड्रिलिंग मतलब पानी के साथ, जैसे आपने भी यहाँ फोटो दिखाया, उसमें एक ड्रिल मशीन से वो कर रहा है, पर वो ड्रिल के साथ पानी नहीं है उसमें, वो बिना पानी के ये कर रहा है, तो ये धूल ज्यादा उड़ रही है। अगर वहां पर पानी हो, कोई उसको गीला किया हो, तो वो और कम हो जाएगी उसके अंदर। तो ये इस तरह की कई चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जिसके कारण से इस रोग को जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। पर जैसा हम जानते हैं कि ये एक व्यावसायिक रोग है, मतलब ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, गैर संक्रामक उस तरह का रोग नहीं है जो कि हमारे खाने पीने से संबंधित है। यह रोग तो हम जो काम कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइन वर्कर्स हैं, क्वार्ट्स का जो काम करते हैं, उन सब के बीच में ये डस्ट जो होती है उसके कारण होता है। और आप ये देखिए कि ये अगर हो गया तो उसके बाद बस यही है कि हम उसको रिहेबिलिटेट करें, उसका पुनर्वास इस ढंग से करें कि वो आगे ना बढ़े। सबसे पहली जरूरी चीज तो यही है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। पर जागरूकता जितनी हम फैला पाए, उसके बावजूद भी जो केस हैं उनके अंदर हमारी कमी नहीं आ रही है।
और अभी भी कमी इस कारण से नहीं आ रही है क्योंकि जो माइनिंग जिनको लीज दी जाती हैं उनके साथ सरकार को इस तरह से, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा माइनिंग लीज दी गई है इंडिया में, और छोटी छोटी माइनिंग लीजेस दे रखी हैं। मार्बल की तो और भी छोटी दे रखी है, पर दूसरी जो है अपने सैंडस्टोन वगैरह की हैं वो थोड़ी बड़ी लीजेस दे रखी हैं। उसके अंदर जब लीज देते हैं तो उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर ये बहुत साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर काम करने आएगा उसके लिए जो भी जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स के आधार पे ही उनको काम दिया जाएगा। मतलब जैसे वेट ड्रिलिंग है, सबको मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा, सबको हेलमेट लगाने के लिए दिया जाएगा, नहीं तो हम लीज निरस्त कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण से ये होता नहीं है। फिर दूसरा ये है कि ये रोग, जैसा पूर्ववक्ता ने बताया कि इस रोग में शुरू में तो पता ही नहीं लगता, बहुत समय तक हल्की हल्की खांसी सी आती रहती है, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जितने भी लोग हैं ज्यादातर सब मजदूर होते हैं और बहुत ही निर्धन परिवार से, और शिक्षा में भी ये काफी कम होते हैं। तो इस कारण से ये कि कहीं सरकारी अस्पताल में जाएं उसके बनस्पत वो जो अप्रशिक्षित जो हमारे झोला छाप या क्वैक जिनको हम बोलते हैं उनके यहाँ चले जाते, तो वो उनको खांसी की दवा देते रहते हैं और उससे सोचते हैं कि इनकी खांसी ठीक हो जाएगी या कोई वो इंजेक्शन लगा देंगे। तो बहुत समय तक उनका इलाज इस बीमारी के बारे में ना तो उनको जानकारी होती है और ना कोई उनसे उस सब चीज के बारे में उनको बताता है। जब वो रोग काफी गंभीर हो जाता है, जब बिल्कुल काम करना जैसी स्थिति में नहीं रहते हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ आती है, ये सब होना जब शुरू होता है, उसके बाद फिर वो जाके कहीं जाकर के और कोई वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उनका डायग्नोसिस हो सके, और डायग्नोसिस होने के बाद जो भी उनको कॉम्पनसेशन देना है वो दे सके और उनको उस काम से निकाल सके। तो आपके रिपोर्टर भी जैसे बता रहे थे कि गांव में बहुत हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने चारपाइयों पे पड़े हुए हैं, काम करने की स्थिति में नहीं है। तो ये सब चीजें तभी संभव है जबकि हम हमारी जो सिलिकोसिस की राजस्थान में एक पॉलिसी बनाई थी 2013 में, और उसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्होंने बहुत डिटेल में रिकमेंडेशंस दी हैं। वो सारी रिकमेंडेशंस की अगर पालना हो तो इस रोग जो इतना भयावह है इससे हम काफी कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, और जिस तरह की समस्या भी आ रही है उसमें भी काफी कमी है। बिल्कुल सर, हमारे साथ रघुवीर सिंह शेखावत जी भी हैं। रघुवीर जी, देखिए जो एक बड़ी लापरवाही है ये, जिस तरीके से जानलेवा बीमारी ये साबित होती जा रही है, अब तक 650 मरीजों ने दम तोड़ दिया, लेकिन बावजूद इसके अभी इस पर काम करने की जो ज़रूरत है वो साफ होती नज़र नहीं आ रही है। यानी कि जो खनन और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कि सिलिकोसिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर फिलहाल काम करने की कितनी ज़रूरत है? बहुत अच्छा। पहले तो मैं एनडीटीवी को साधुवाद दूंगा कि इतना महत्वपूर्ण जो है मुद्दा उन्होंने उठाया आप लोगों ने, और ये बहुत ही हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी मेजर्स जो भी इस प्रकार की जो बीमारियां जो खनन से और इस प्रकार जो है सिलिकोसिस हो जाता है, आदमी बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। जैसा हमारे उसने बताया कि किस तरह से कितने गाँव में लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं 2013 में और बाद में जो बने हैं माइनिंग के, जो चाहे अवैध माइनिंग हो तो उसको हमको तुरंत रोकना चाहिए, और जो वैध माइनिंग है माइनर्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें जिलेवार इन माइंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बीमारी ये करती हैं, उन पे एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। लगातार इन माइंस पे निरंतर चेकिंग होनी चाहिए, हेल्थ चेक होना चाहिए, हेल्थ कार्ड्स बनने चाहिए, जो लेबरर्स काम करते हैं या मालिक और जो ओनर्स है उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि उनके हेल्थ चेकअप हो टाइम टू टाइम, और उनके जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे होना चाहिए इस तरह ताकि ये जो बहुत ही गंभीर बीमारी है इस पे अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी जो है अवैध रूप से जो माइनिंग चल रही होती है उनमें भी काफी मजदूर काम कर रहे होते हैं, और उनपे भी एक चेक बहुत जरूरी है स्टेट में। और ये न केवल भरतपुर बल्कि करौली और उदयपुर और इन इलाकों में भी
ये सिलिकोसिस का बीमारी पाई जाती है, जहां जहां इनकी इन्वेंट्री करनी चाहिए और एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो बना हुआ है ऑलरेडी हमारे यहाँ पे, उसकी कठोर पालना करना, ये केवल हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, माइंस डिपार्टमेंट, एक कोलैबोरेटिव जो है एफर्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टाइमली एक्ट करना चाहिए और सभी एजेंसीज को लाइन अप करके और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। इस पर संज्ञान लेने की प्रशासन को ज़रूरत है। ललितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ललितेश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर तमाम लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़रा लोगों से बातचीत के ज़रिए समझिए कि कितनी परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है। क्या उनकी तरफ से प्रशासन से इसको लेकर गुहार लगाई गई है? इस बीमारी को लेकर जो दहशत का माहौल लोगों में है, किस तरीके से लोग खुद की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए मैं ललित के घर मौजूद हूँ और महज 24 साल उसकी उम्र है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक तस्वीर दिखाई, देखिए ये ललित है और सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्थिति, जो आप देखिए शरीर है बिल्कुल डाउन हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और सिर्फ इसका अब जो ललित है इसका जो सहारा है वो सिर्फ 4 पाई बनी हुई है। कोशिश करते हैं करने की। ललित, किस तरह से ये आपको सिलिकोसिस हुई, कहाँ काम करते थे आप? कब पता चला आपको? ज्यादा तबीयत खराब कब हुई आपकी? कोई मदद की सरकार ने आपकी? वो फॉर्म भर दिया। तो वहां जैसे आप वहां काम करते हैं, धूल के कण अंदर जाते हैं, तो कुछ सुरक्षा नहीं होती वहां? हाँ, मास्क वगैरह मिलता है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, आप भी इस नक्काशी का काम करते हैं, किस तरह से ये बीमारी चपेट में ले रही है? क्या सरकार इसको बचाव के लिए कोई उपाय नहीं कर रही? सरकार क्या मास्क वगैरह चलाती है, वो 10 रुपए का मास्क देती है, उससे कोई बचाव ही नहीं होता है। दवाई वगैरह कोई नहीं मिलती? नहीं, दवाई वगैरह कोई नहीं मिलती। अच्छा, आप इस नेवेरा गांव के हैं, ललित की भी हालत खराब है। ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी गिर सकें? अभी तो वहां बैठेंगे 20 लोग। 30 लोग बैठे? 20 लोग। कितने लोगों का निधन हो गया आपके गाँव से? हमारे लोगों से, हमारे गांव से बहुत सारे लोगों का निधन हो गया। 70% लेडीज है जो विधवा है। अच्छा, ये ललित है, बोल नहीं सकता, लेकिन इसके भाई का भी निधन हुआ था इस बीमारी इसके भाई का भी निधन हुआ था, उसकी उम्र लगे 35 साल की थी। उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं 2। बिल्कुल शिवानी, देखिए मैं नेवेरा गांव में मौजूद हूँ और ये ललित था और ये करीब 1.5 साल से इस बीमारी से ग्रसित है। अब हालत ये है कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है, ढंग से खान पान भी नहीं हो पा रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है। 1.5 साल पहले एक इसका भाई भी था, वो इसी बीमारी के चलते उसका भी निधन हो गया। आज जो रामपाल है आरबीएम अस्पताल में, जिनका निधन हुआ था उपचार के दौरान, उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद है। रामपाल कब से काम करता था? रामपाल है ज्यादा हालत कब खराब हुई उनकी? बाकी हालत एकदम तो डिब्बा से बैठा हो, नहीं खूब डरवा सबको। यानी अंत में आकर के लोग 4 पाई पकड़ लेते हैं। ये 4 पाई पकड़ ले, फिर भी गाँव में तो खाड़ा है ही ना। कोई मदद सरकार की ओर से नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। आप भी यही काम करते हैं पत्थर का? नहीं, बिल्कुल शिवानी, देखिए यहाँ पहाड़ी इलाका है और रोजगार की बात की जाए यहाँ रोजगार है नहीं, तो जो लोग हैं वो यही मजदूरी करने के लिए खदानों में चले जाते हैं, नक्काशी का काम होता है वहां चले जाते हैं। उसके बाद में जो धूल के कण हैं वो सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं और फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। हालांकि 15-20 साल तक ये लोग काम करते हैं, लेकिन अचानक से इनका जो शरीर है वो डाउन होने लगता है। और आप देख रहे हैं, तस्वीर हमने दिखाई थी कि जो ललित था, ऐसे ही कई इस गांव में लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से नरेंद्र जी का रुख करेंगे। नरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से ये बीमारी लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है और लोग दम तोड़ते जा रहे हैं, कोई इसका इलाज नहीं है, लेकिन अभी कितनी ज़रूरत है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और प्रशासन और सरकार की ओर से तो संज्ञान लिया ही जाए, लेकिन लोगों को अभी खुद की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके बारे में जागरूकता जितनी अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके वो उतनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि अभी तक इस रोग के बारे में, जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बहुत चीजों के राष्ट्रीय कार्यक्रम है, टीबी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय टीबी के को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है, अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। और जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं,
ANM हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के जो हमारे ग्रामीण स्तर के और पंचायतें हैं, उन सबको इसके अंदर मोबिलाइज करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक उनके बीच में जागरूकता है और उनके माध्यम से और जो गांव का समुदाय है उसके बीच में अधिक से अधिक इसके बारे में जागरूकता है। हमको लगातार हर गांव के अंदर सर्वे करवा लेना चाहिए, जिस जहां पर भी इस तरह के काम अधिक हो रहे हैं, जैसे जोधपुर इलाका है वहां पर भी ये सिलिकोसिस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि केवल ये भरतपुर क्षेत्र में ही है, उधर बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सिरोही में, जालौर में, वहां पर भी सिलिकोसिस के बहुत अधिक मरीज हैं। उसके अलावा अजमेर, मकराना, इस तरफ भी बहुत सिलिकोसिस के रोगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रोग केवल एक बहुत छोटे से क्षेत्र के अंदर ही सीमित है, ये काफी व्यापक है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम पूरे हर गांव के अंदर, जैसे और सब रोगों के लिए हम सर्वेक्षण करवाते हैं तो सर्वेक्षण करवाएं, और जहां पर भी हमको लगे कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी संभावना है कि इसको सिलिकोसिस हो सकता है, तो उसका तुरंत डायग्नोसिस करवाएं। और डायग्नोसिस के लिए केवल दो ही तरीके हैं कि या तो एक्सरे हो और या फिर उसका स्कैन हो। तो स्कैन और एक्सरे, और आजकल तो एक्सरे के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल करेक्टली डायग्नोज कर सकते हैं कि ये सिलिकोसिस है कि ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जब वो आप एक्सरे देखते हैं तो ये आपको फिर क्लिनिकल फाइंडिंग से ही कॉरोबरेट करके तय करना होता है कि ये सिलिकोसिस है या ट्यूबरकुलोसिस है। पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तो आप उन दोनों के बीच में भी डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। तो इसको सरकार को बहुत प्रायोरिटी पे लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत कम उम्र में, जैसा आपने अभी चित्र दिखाया वो एक व्यक्ति का, ललित जी का, तो वो उनकी क्या स्थिति बन गई है। वो एक तरह से परिवार के ऊपर ना केवल वो स्वयं बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, बल्कि परिवार के ऊपर भी वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर बोझ आ गया। और अब उनके पास, जैसा मैं समझता हूँ कि आय के साधन भी बहुत सीमित होंगे, और उस सबके कारण से भी एक नई समस्या उनके लिए बनी हुई होगी। तो बहुत जरूरी ये है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को जोड़ा जाए। उस कार्यक्रम के माध्यम से जो हर गांव के अंदर जो स्वास्थ्य समितियां बनी हुई हैं उनको इस बारे में जागरूक किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। हमारी जो हर गांव के अंदर आशा हैं उनको इसके लिए, जैसे अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सर्वे होने लगा है, खासतौर से कैंसर का, फिर डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, ये 3 बीमारियों का, उसी तरह से इसका भी सर्वे उन इलाकों में जहां पर ये बीमारी के होने की संभावना बहुत है। जब अगर ये इस तरह के काम प्रारंभ हो जाएंगे तो जागरूकता भी बढ़ेगी, और जो अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है सिलिकोसिस के, वो उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और उनके लिए प्रिवेंटिव एक्टिविटीज प्रारंभ की जा सकती। ठीक है डॉक्टर अतुष, आपसे जानना चाहेंगे, सिलिकोसिस बीमारी को लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है उसे समझने में अभी लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में क्या सिम्टम्स होते हैं, सांस से संबंधित क्या बीमारियां होती हैं सिलिकोसिस बीमारी में? जी शिवानी, जैसे पहले भी मैंने बताया कि सिलिकोसिस मेनली आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो सबसे पहले तो हमें जो भी पेशेंट आएंगे उनका ये पता होना चाहिए, जो कॉमनली सबको पता होना चाहिए जो भी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, कि ये वो लोग अगर ये काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, और प्रॉपर अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उपकरण वगैरह और सेफ्टी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको होगा ही होगा। चाहे कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक अगर एक्सपोजर होगा तो ये होगा ही होगा। और उसमें दिक्कत ऐसे ही आएगी, उनको वेट लॉस होगा, खांसी होगी, सांस फूलने में दिक्कत होगा। और इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है, तो कई लोगों में ये टीबी और सिलिकोसिस, ट्यूबोसिलिकोसिस बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। तो ये चीज़ हमें, मतलब एक और चीज़ है एडिटी जो हमें पता होना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बिकॉज बाहर की कंट्रीज में टीबी इतना प्रेवलेंट नहीं है। तो ये सिलिको ट्यूबरकुलोसिस है जो कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत है। तो ये जिन जिन लोगों को सिलिकोसिस होता है उसके साथ टीबी भी कई बार मिल जाता है साथ में, तो उसको भी हमें करना है। एक्सरे कराएं पेशेंट का, चेक करें। पीएफटी एक फंक्शन टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसको करा के चेक करें। बट ये सारी व्यवस्था आप एक छोटे पीएचसी पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉपर एक कोई डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हो, चेस्ट स्पेशलिस्ट इनको देख पाए, इसको इवेल्युएट कर पाए, तभी ये
आप उसको डायग्नोज कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट कर पाएंगे। ट्रीटमेंट भी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका बचाव ही सबसे बड़ा वो है। बाकी दवाइयाँ वगैरह हम दे देते हैं जिससे थोड़ा सांस में आराम आए, बट वो जो बीमारी ऑलरेडी जो लंग हमारा फाइब्रोस हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, वो ठीक नहीं होगा कभी भी। जी। दवाइयों से बस इतना ही होगा कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उससे थोड़ा सा जो उसको सांस में आराम फील होगा, थोड़ा सा खांसी का आराम होगा, इतना ही होगा बस। ठीक है। ओवरऑल पेशेंट में इट हैज टू बी प्रिवेंशन, इसमें कोई और कोई वो नहीं। बिल्कुल। रघुवीर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए लोग लगातार इसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले पर जब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे ही लोगों की मौत होती रहेगी और ऐसे ही ये बीमारी फैलती जाएगी। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ कदम उठाने की प्रशासन को जरूरत है? जी, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अवेयरनेस एक जरूरी है, लेकिन जो सिलिकोसिस की माइंस में जो काम कर रहे हैं या ड्रिलिंग में काम कर रहे हैं वो कई जनरेशन से कर रहे हैं और उनको अधिकतर ही पता होता है कि मेरे हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गरीबी या रोजगार की वजह से वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही हार्ड प्रोटोकॉल्स हम जो लगाए, जो उनके पालन करवाएं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या पटवारी या जो सिस्टम है हमारा रेवेन्यू का सिस्टम है, वो रिपोर्टिंग करे कि कहाँ पे सिलिकोसिस क्यों हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है और किन माइंस पे हो रहा है। माइंस ऑनर्स को जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करनी चाहिए ताकि वर्कर्स के सिलिकोसिस नहीं हो, वो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लीगल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करके उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने अगर सही नहीं कहा कि अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये मामले बढ़ते जाएंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए।